इन्वेंट्री वैल्यूएशन में टॉपिक 2 भी डिस्कस की अगर अपन बात करें तो अपन ने ये पॉइंट्स क्या किए डिस्कस किए। तो अपन ने सबसे पहले बात किया कि इन्वेंट्री होता क्या है, मतलब मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते क्यों है, उसके बाद रूल ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल क्या है, क्या होता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का रूल, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लेस। फिर उसके बाद अपन ने बात किया कि कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर उसके बाद एनआरवी। फिर उसके बाद इन्वेंट्री काउंटिंग सिस्टम अपन ने लिया था, कंटिन्यूस और पीरियोडिकल। फिर उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स। और एग्जाम में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, वो आ रहा है रिवर्स एंड फॉरवर्ड। कि अपने को ईयर एंड की इन्वेंट्री चाहिए, अपन ने आगे इन्वेंट्री काउंट किया या पहले इन्वेंट्री काउंट कर लिया, उससे आपको ईयर एंड की इन्वेंट्री निकालना होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है और 99% अपने को एग्जाम में क्वेश्चन उसी पैटर्न का मिल रहा है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी मीनिंग ऑफ इन्वेंट्री। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो इन्वेंट्री में बेसिकली रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स और लूज टूल्स इंक्लूड होंगे। और अगर किसी एसेट्स का कोई स्पेसिफिक स्पेयर पार्ट है तो वो इन्वेंट्री में काउंट नहीं होता, उसको क्या मानते हैं, फिक्स एसेट्स मानते हैं। फिर वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, नॉन मॉनेटरी आइटम्स को मॉनेटरी आइटम्स में कन्वर्ट करना वैल्यूएशन है। हाँ, तो नॉन मॉनेटरी आइटम को जब भी मॉनेटरी आइटम में कन्वर्ट करते हो तो उस प्रोसेस को हम लोग वैल्यूएशन बोलते हैं। और इस चैप्टर में अपने को इन्वेंट्री जो यूनिट्स में होती है उसको क्या करना है, वैल्यू में कन्वर्ट करना है, ताकि अपन ईयर एंड पे वो एंट्री कर सके, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। क्योंकि स्टॉक टू ट्रेडिंग एंट्री करने के लिए अपने को क्वांटिटी नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए। तो उसके लिए अपने को इन्वेंट्री वैल्यूड करनी पड़ती है। तो पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन या मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो दो मेन ऑब्जेक्ट है जिनकी वजह से इन्वेंट्री वैल्यूड करते हैं। पहला प्रॉफिट कैलकुलेशन और दूसरा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन। वो आप खुद भी विजुलाइज कर सकते हो कि क्लोजिंग स्टॉक एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आता है और एक बैलेंस शीट में आता है। तो पर्पस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन में जो मेन ऑब्जेक्ट है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का वो क्या है, करेक्ट प्रॉफिट निकालना और एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन शो करने के लिए इन्वेंट्री हम लोग क्या करते हैं, वैल्यूड करते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि भाई कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो रूल है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो रूल है वो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और वो ट्रू फॉल्स में भी है। और कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फ्यूचर के अगर कोई एंटिसिपेटेड लॉसेस हो किसी एसेट से रिलेटेड तो आप उसको पहले ही क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। और एंटिसिपेटेड प्रॉफिट तभी रिकॉर्ड करते हैं जब वो रियलाइज होता है। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो रूल है वो कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और वो क्या है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरबी व्हिच एवर इज लेस। समझ में आया। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी कि इन्वेंट्री का कॉस्ट कैसे निकालते हैं। तो नॉर्मल रूल क्या है कि आप परचेज प्राइस में जिस कंडीशन और जिस प्लेस पे इन्वेंट्री है वहां तक ले जाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस के वो सब अपन कॉस्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप कह सकते हो परचेज प्राइस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस अप टू गोडाउन रॉ मटेरियल के लिए, और फिनिश गुड्स है तो फिनिश गुड्स कंडीशन तक ले जाने के लिए जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस के वो सब कॉस्ट में क्या होंगे, ऐड होंगे। तो अगर आपको रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालना है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट निकालना है तो सीधा तरीका होता है कि आप परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो और जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस अप टू गोडाउन में वो सब आप ऐड कर दो, तो आपको रॉ मटेरियल की क्या होगी, कॉस्ट मिल जाएगी। और एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस अप टू गोडाउन की बात करें तो ब्रोकरेज ऑन परचेज है ना, आपका कैरीज इनवर्ड गोडाउन तक का भाड़ा, और ट्रांजिट इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो, और ऑल टैक्सेस एंड ड्यूटीज अप टू गोडाउन। तो ये सब आपका मिला के क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस अप टू गोडाउन होता है। समझ गए। अब आप मुझे बताओ फिनिश गुड्स का कॉस्ट अगर निकालना हो तो फिनिश्ड कंडीशन तक ले जाने के लिए जितना भी एक्सपेंस आपने रॉ मटेरियल पे किया वो सब कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा। कैसे निकालते हैं फिनिश गुड्स का कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस कन्वर्जन कॉस्ट। हाँ, और कन्वर्जन कॉस्ट के अंदर क्या आता है, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस में वेरिएबल भी आएंगे और फिक्स भी आएंगे। समझ गए। तो अगर ऐसा खुल के बोले ना तो फिनिश गुड्स की कॉस्ट में क्या आता है, रॉ मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड फिक्स और वेरिएबल मिला के ये फिनिश गुड्स का कॉस्ट है।
चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो कॉस्ट कैलकुलेशन पे एज सच कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपने पास नहीं है। ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स में पूछ सकते हैं क्या कॉस्ट में आता है, क्या कॉस्ट में नहीं आता है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कॉस्ट में से हमेशा एक्सक्लूड होते हैं, मतलब जिनको कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, या तो वो इनडायरेक्ट है और या फिर उनका रिलेशन इन्वेंट्री से नहीं है। समझ गए? तो जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये क्या है, ये वो एक्सपेंस का लिस्ट है जिनको हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूड करते हैं। समझ रहे हो क्या? तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, स्टोरेज कॉस्ट लाइक गोडाउन रेंट, गोडाउन इंश्योरेंस, गोडाउन वॉचमैन सैलरी, ये सब हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ रहे हो? इंटरेस्ट कॉस्ट भी इंक्लूड नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस। तो ये 5 कॉस्ट है जो लिस्ट आउट होती है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 की इन्वेंट्री वैल्यूड करते समय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होती है। कौन कौन सी है? एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट और एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कॉस्ट का पार्ट रहता है हमेशा, क्योंकि नॉर्मल लॉस के बाद में बची हुई यूनिट की कॉस्ट क्या होती है, बढ़ जाती है, पर एबनॉर्मल लॉस के बाद बची हुई यूनिट की कॉस्ट कभी नहीं बढ़ती है। समझे क्या? समझ में आया? उसके बाद हम लोगों ने बात की थी, क्या बात की थी पता है? एनआरवी। हाँ, क्या होता है एनआरवी बताओ? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो फिनिश गुड्स का एनआरवी अलग है और रॉ मटेरियल का एनआरवी अलग होता है। अच्छा, दोनों का रिलेशन तो मार्केट प्राइस से है ना, एनआरवी का रिलेशन मार्केट प्राइस से है। सोचने वाली बात यह है कि फिनिश गुड्स के लिए जो मार्केट प्राइस यूज होती है वो सेलिंग वाली है, और रॉ मटेरियल के लिए जो मार्केट प्राइस है बाइंग वाली है। तो फिनिश गुड्स की एनआरवी का रिलेशन सेलिंग मार्केट प्राइस से, और रॉ मटेरियल की एनआरवी का रिलेशन बाइंग मार्केट प्राइस से। तो जब आप फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी निकालते हो ना, फिनिश गुड्स के लिए जब आप एनआरवी निकालते हो तो अपन क्या बोलते हैं? मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेल। मार्केट प्राइस में से डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस कम करना पड़ेगा। डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस मतलब ऐसा सेलिंग एक्सपेंस जो नंबर ऑफ यूनिट बढ़ने पे बढ़ेगा, नंबर ऑफ यूनिट कम होने पे कम होगा, और यूनिट नहीं हुई तो नहीं होगा। तो जैसे सेल्समैन कमीशन बेस्ड ऑन सेल है, सेल्समैन कमीशन बेस्ड ऑन सेल है तो डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस है। इसी तरह से कैरीज आउटवर्ड है, आप अगर डोर टू डोर गुड्स डिलीवर करते हो कस्टमर के पास में, तो कैरीज आउटवर्ड भी आपके लिए क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो फिनिश गुड्स की एनआरवी का मतलब क्या होता है? फिनिश गुड्स की एनआरवी होता है मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट सेल। समझ में आया? और वहीं पे अगर अपन बात करें किसकी? रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी का मतलब होता है बाइंग मार्केट प्राइस। देखो, अभी अभी अपन ने लिखा कि एनआरवी इक्वल्स टू होता है मार्केट प्राइस माइनस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस। रॉ मटेरियल के लिए सोचो, सेलिंग एक्सपेंस तो होते ही नहीं है, क्योंकि रॉ मटेरियल हम लोग सेल करते भी नहीं है। तो यूं देखा जाए तो रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी इक्वल्स टू क्या हो गया? मार्केट प्राइस। रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, और रॉ मटेरियल का रिलेशन सेलिंग मार्केट प्राइस से तो ही नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल हम बेचने के लिए खरीदते ही नहीं, बाइंग मार्केट प्राइस से। तो सीधा फंडा यही होता है कि रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी का मतलब होता है बाइंग मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो फाइनली ये होता है कि रॉ मटेरियल का जो एनआरवी है वो क्या है? बाइंग मार्केट प्राइस है, और बाइंग मार्केट प्राइस को यहां बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। समझ गए? तो फाइनल कंक्लूजन यही है कि फिनिश गुड्स का जो वैल्यूएशन होता है, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। समझ गए? और रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लेस। तो ये ट्रू फॉल्स में आपको पूछा जा सकता है। समझ गए? और रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी अलग होता है और रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी क्या है? अलग है। फिनिश गुड्स के लिए एनआरवी क्या होता है? मार्केट प्राइस सेलिंग वाली माइनस डायरेक्ट सेलिंग एक्सपेंस, जबकि रॉ मटेरियल के लिए एनआरवी का मतलब होता है बाइंग मार्केट प्राइस रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसलिए रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट विच एवर इज लेस। समझ में आया? उसके बाद प्रैक्टिकली अपन ने यहां से स्टार्ट किया था। मैंने आपको समझाया था कि ईयर एंड पे अपने को चाहिए इन्वेंट्री, तो वो तो आप गोडाउन में जाके भी काउंट कर सकते हो। विजुलाइज करो, आपने गोडाउन में जाके काउंट किया, पता चला 2000 यूनिट गोडाउन में पड़ी हुई है, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो 2000 यूनिट कौन सा किस रेट का है वो भी पता होना चाहिए ना।
क्योंकि ईयर एंड पे जो गोडाउन में इन्वेंट्री है क्वांटिटी में, उसको आपको कॉस्ट पर यूनिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ढंग से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। तो ईयर एंड पे इन्वेंट्री काउंटिंग में इशू नहीं है। आप गोडाउन में जाके काउंट कर सकते हो कि आपके पास गोडाउन में यूनिट कितनी है, और अगर आप गोडाउन में जाके काउंट कर रहे हो और गोडाउन में काउंटिंग कितनी आ रही है, 2000 यूनिट की काउंटिंग आ रही है, तो इंपॉर्टेंट वो है कि 2000 यूनिट में से कौन सी यूनिट किस रेट की है, क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द ईयर अलग अलग रेट पे इन्वेंट्रीज परचेस करते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशन सॉल्व करने के लिए, ये इशू रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टोर लेजर मेंटेन करते हैं। और स्टोर लेजर में क्या होता है, हर परचेज और सेल के बाद गोडाउन में कितनी यूनिट्स हैं और किस रेट की है, वो बैलेंस कॉलम आपको बता देता है। इसलिए उस मेथड को अपन लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस मेथड। क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस मेथड। और एक होता है आपके पास पीरियोडिकल मेथड। तो पीरियोडिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग स्टोर लेजर मेंटेन नहीं करते, तो क्या करते हैं फिर, पीरियोडिकली गोडाउन में जाके गिन लेते हैं कि कितनी यूनिट्स हैं, और फिर मेथड के अकॉर्डिंग उस पर अपन क्या करते हैं, रेट अप्लाई कर देते हैं। और अभी अपने को अच्छे से पता है कि कंटिन्यूस मेथड में जब स्टोर लेजर बनाते हो और पीरियोडिकल मेथड में जब बिना स्टोर लेजर बनाए इन्वेंट्री निकालते हैं, तो दोनों मेथड से आंसर क्या होता है, अलग आता है। तो बाय डिफॉल्ट हमेशा अपन लोग कंटिन्यूस मेथड लेंगे, स्टोर लेजर बनाएंगे। क्वेश्चन कह दे कि पीरियोडिकल मेथड है तो पीरियोडिकल, अदरवाइज हमेशा कंटिन्यूस मेथड लेंगे। समझे क्या। फिर उसके बाद चाहे मेथड कंटिन्यूस हो, जिसको परपेचुअल भी बोलते हैं या पीरियोडिकल भी बोलते हैं, आपके पास गोडाउन में कौन सी इन्वेंट्री बचेगी, चाहे मेथड कंटिन्यूस हो या पीरियोडिकल हो, ईयर एंड पे आपके पास कौन सी इन्वेंट्री बचेगी वो डिपेंड करता है कि आप इन्वेंट्री को कैसे इश्यू करते हो। अगर आप फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लेते हो तो जो लेटेस्ट परचेज किया वो गोडाउन में बचेगी, और अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट लेते हो तो जो लेटेस्ट परचेज किया वो तो इश्यू हो जाएगी, जो ओल्डेस्ट पुरानी होगी वो आपके पास बच जाएगी। तो आप चाहे स्टोर लेजर बनाओ या मत बनाओ, आपके पास कितनी इन्वेंट्री बचेगी वो डिपेंड करता है कि आप इन्वेंट्री को इश्यू कैसे करते हो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज, ये तीन मेथड है जो इन्वेंट्री इश्यू करने के मेथड है। और अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आपको फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करना है तो आपको गोडाउन के अंदर इन्वेंट्री को सेग्रीगेटेड रखना पड़ेगा, अलग अलग, ताकि आपको पता रहे कि किस रेट की कितनी इन्वेंट्री और आप कौन सी इश्यू कर रहे हो। और अगर आप गोडाउन में इन्वेंट्री को सेग्रीगेटेड नहीं रखते हो, मिक्स करके रखते हो, तो फिर वेटेड एवरेज आपको लेना पड़ेगा। सिंपल एवरेज हम लोग को कोर्स में कंसीडर नहीं करना है, समझ गए। तो अगर आप फीफो लीफो ले रहे हो तो तभी ले पाओगे जब गोडाउन में इन्वेंट्री क्या है, सेग्रीगेटेड है। और अगर आप सेग्रीगेटेड नहीं रखते हो, आप इन्वेंट्रीज को क्या करते हो, मिक्स कर देते हो, तो फिर आपको क्या लेना पड़ेगा, वेटेड एवरेज। तो कुल मिला के आपके पास कंटिन्यूस मेथड और पीरियोडिकल मेथड में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के तीन मेथड है। एक आपके पास है फीफो, एक आपके पास है लीफो और एक आपके पास है वेटेड एवरेज। समझ में आया। उसके बाद जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में बात करें, क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में, एक छोटा सा स्टोर लेजर यहाँ पे बना हुआ है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से। अगर आप फर्स्ट इन, ढंग से सुनो ढंग से समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में स्टोर लेजर बनाओगे तो आपको गोडाउन में ऐसे इन्वेंट्री को क्या होगा, अलग अलग रखना पड़ेगा। और वो इन्वेंट्री इशू करेंगे जो हमने क्या किया, सबसे पहले परचेज किया कंटिन्यूस मेथड में। और पीरियोडिकल मेथड में क्या करते हैं पता है, पीरियोडिकल मेथड में अपन लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट सॉर्ट ऑफ बनाते हैं। तो अपन ओपनिंग लिख लेते हैं, परचेज लिख लेते हैं, है ना, उनकी क्वांटिटी और रेट, इधर से आपने कितना सेल किया और कितना क्लोजिंग। हेलो, कौन से मेथड की बात कर रहा हूं, पीरियोडिकल में। तो पीरियोडिकल में ऐसे आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, ओपनिंग ले लो और परचेजेस ले लो, उनकी क्वांटिटी और उनकी रेट, है ना, और आपने टोटल कितना सेल किया है वो आप यहां से माइनस कर दो, तो आपके पास क्या होगा, स्टॉक बच जाएगा। अब ये स्टॉक कौन सा बचेगा, अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो इस पे लास्ट से रेट लगानी है, और अगर आपका मेथड लास्ट इन फर्स्ट आउट है तो इस पे आपको स्टार्टिंग से रेट लगानी है। और वेटेड एवरेज हुआ तो इन सबको सम करना पड़ेगा।
तो आपको ये करना पड़ता है टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी इनटू स्टॉक की क्वांटिटी। मतलब ओपनिंग प्लस परचेज की टोटल कॉस्ट ले लो और उसकी टोटल क्वांटिटी ले लो और फिर उसको स्टॉक से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। स्टोर लेजर बनाते समय भी ध्यान रखना, वेटेड एवरेज में क्या होता है पता है? स्टोर लेजर बनाते समय कंटिन्यूस मेथड में ध्यान रखना, बैलेंस वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है पता है? पहले क्या होता है, क्वांटिटी एडजस्ट होता है। क्वांटिटी एडजस्ट करने का मतलब अगर आपने परचेज किए तो क्वांटिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और सेल किए तो क्वांटिटी कम हो जाएगा। फिर क्या होता है, अमाउंट एडजस्ट करते हैं, तो परचेज किया है तो वैल्यू बढ़ेगी, सेल किया है तो वैल्यू कम हो जाएगी। और फिर तीसरे नंबर पे हम लोग क्या निकालते हैं पता है? रेट। और तीसरे नंबर पे रेट निकालते हैं, और रेट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी करके रेट निकालते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो समझदार सुन रहे हैं ढंग से, हर परचेज के बाद रेट क्या होती है, चेंज हो जाती है। पर जब तक परचेज नहीं होगा तब तक रेट वही रहेगी। मतलब आपने 4 बार कंटिन्यूसली बेच दिया तो भी आपकी रेट क्या होगी, सेम आई। तो वेटेड एवरेज मेथड में ध्यान रखना, बैलेंस कॉलम में पहले क्वांटिटी एडजस्ट करते हैं, फिर अमाउंट एडजस्ट करते हैं, फिर रेट निकालते हैं, और रेट भी परचेज के बाद निकालते हैं। जब तक कोई नया परचेज नहीं होगा तब तक रेट कैलकुलेट नहीं होगी। समझ में आया? अब जैसे यहां पे देखो, आपके पास अगर बात करें तो ओपनिंग में 10 यूनिट थी, 20 रुपए रेट है, 200। फिर क्या किया तुमने, 2 इशू कर दिया, 20 रुपए वाली 40 हो गया। क्वांटिटी एडजस्ट करोगे तो 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8, और 200 में से 40 गया तो 160। रेट वही रहेगी जो पहले थी। फिर 20 यूनिट परचेज किए तो क्या होगा, 8 और 20 कितना हो गया, 28। 440 किए तो 160 प्लस 440 करोगे तो 600। फिर रेट निकलेगी, 600 डिवाइड बाय 28 करोगे तो 21.42 आएगा। समझे क्या? फिर आपने 30 यूनिट परचेज किए तो 28 प्लस 30 करोगे तो 58, जिसकी वैल्यू कितनी है, 720। तो 600 प्लस 720 करोगे तो 1320। फिर रेट चेंज हो जाएगी। क्या करना पड़ेगा अभी, 1320 डिवाइड बाय 58 करोगे तो 20.72 आएगा। सुना क्या? फिर ये इस रेट पे सेल हो रहा है, फिर परचेज हुई है तो रेट क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस कॉलम में ध्यान रखना, ऊंगो मत। वेटेड एवरेज मेथड में बैलेंस कॉलम में ध्यान रखना, पहले क्वांटिटी एडजस्ट करोगे, फिर अमाउंट एडजस्ट करने। एडजस्ट कैसे होगा, परचेज किया तो बढ़ेगा, सेल किया तो कम होगा, फिर रेट निकलेगी, और रेट भी हर परचेज के बाद निकलती है। समझ गए? हो जाएगा ना इतना तो। फिर उसके बाद अपन ने पता है क्या पढ़ा था, सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट की अगर बात करूं तो अपन ने मेथड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ा था डिटेल में। लिफो फिफो वेटेड एवरेज तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड है ही, उसके अलावा भी इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स है। तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गोडाउन में जो इन्वेंट्री होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। बताओ, नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री और इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। याद है नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री क्या होता है? ऐसा कोई इन्वेंट्री जो आपने किसी स्पेसिफिक जॉब या प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या किया है, परचेज किया है, जो और किसी फिनिश्ड गुड्स में यूज नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। और जो नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज होती है ना, उसका परचेज जो है वो नॉन रिकरिंग होता है, बार बार नहीं खरीदते। आपको याद हो तो मैंने एग्जांपल दिया था आपको, अपन लोग टूथपेस्ट बनाते हैं और अपने को बाबा रामदेव का फोन आता है, क्या बोला था याद है, करेले वाला टूथपेस्ट बनाना है। तो उसके लिए अपन ने क्या किया, करेले का एसेंस परचेज किया। अब उसमें से कुछ एसेंस क्या हो गया, बच गया। अब वो बाकी टूथपेस्ट में तो काम नहीं आ सकता ना। हाँ, या ना मैं उस पे लीफो पीफो वेटेड एवरेज ले सकता हूं, क्योंकि बार बार तो खरीदा ही नहीं। तो फिर उस पे क्या लगता है पता है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगता है। क्या लगता है? स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में हम लोग उसको स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो किस रेट पे परचेज हुआ था। तो ये थियोरेटिकली या ट्रू फॉल्स पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि जो नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्रीज होती है उनका इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड कौन सा है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड है। और जो इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री है, लाइक कैल्शियम, याद है, जो सब में यूज होता है, जो हम लोग बार बार परचेज करते हैं, उसमें 2 ऑप्शन है, बताओ कौन से। एक तो आपके पास ऑप्शन है कौन सा, हिस्टोरिकल कॉज, और एक
नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। बताओ देखें हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, जिस पे आपने परचेज किया उस पे जब इन्वेंट्री वैल्यूड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। और हिस्टोरिकल कॉस्ट में तीन ऑप्शन है, फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज। और जहां तक बात करूं किसकी, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब इन्वेंट्री को उस प्राइस पे वैल्यूड नहीं करना है जिस प्राइस पे आपने उसको परचेज किया। इन अदर वर्ड्स इन्वेंट्री को उस प्राइस पे वैल्यूड करना है जो उसकी परचेज प्राइस नहीं है, समझे। तो नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड जनरली कौन फॉलो करते हैं बताओ, जो कौन है, रिटेलर्स है, जिनके पास बहुत सारी वेराइटी में इन्वेंट्रीज होती है। तो रिटेलर्स भी वही फॉलो कर सकते हैं जिनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो, कांस्टेंट हो सब पे। हेलो। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, इन्वेंट्री को उसी प्राइस पे वैल्यूड करते हैं जिस प्राइस पे आपने परचेज किया है। लीपो पीपो वेटेड एवरेज में वही प्राइस लेते हैं जिस पे इन्वेंट्री क्या हुई, परचेज हुई है। और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड कौन लेता है, रिटेलर्स। तो अपन लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि रिटेलर्स जिनके पास बहुत ज्यादा इन्वेंट्री हो पर उनका सब पे प्रॉफिट मार्जिन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो वो क्या कर सकते हैं, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ले सकते हैं। कौन सा मेथड, वो लोग एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड ले सकते हैं। तो थोड़ा नाम पे अगर फील करें तो समझ में आ जाएगा, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मतलब आपको सेलिंग प्राइस को एडजस्ट करके इन्वेंट्री निकालनी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या सजेस्ट करता है, उनको पता है कि आप अपनी इन्वेंट्री किस पे निकाल लो, सेलिंग प्राइस पे। आप अपनी इन्वेंट्री निकाल लो किस पे, और फिर उसमें से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हटा दो, तो आपका इन्वेंट्री ऑन कॉस्ट आ जाए। तो प्रैक्टिकली आपको क्वेश्चन में क्या होता है पता है, आपको स्टॉक एट सेलिंग प्राइस गिवन होता है, आपको सिर्फ करना क्या है पता है, जीपी रेशियो निकालना है। और जीपी रेशियो निकालने के लिए आपको क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आप ओपनिंग स्टॉक ले सकते हो, परचेज ले सकते हो, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है तो ले सकते हैं। इधर क्या होगा, सेल आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो सेलिंग प्राइस का आएगा। तो जैसे सेल एट सेलिंग प्राइस है, वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक भी क्या है, सेलिंग प्राइस। मतलब मैं ऐसा सोच सकता हूं कि डेबिट में जितना भी गुड्स अवेलेबल है अगर वो सारा सेल हो जाए तो जीपी कितना होगा वो आएगा। तो बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्लोजिंग स्टॉक किस पे लेते हो, कॉस्ट पे, पर यहां पे आपको क्लोजिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे लेना पड़ेगा। और इस केस में अगर आप जीपी रेशियो निकालोगे तो बताओ क्या करेंगे, आपको जीपी डिवाइड बाय सेल प्लस स्टॉक एट सेलिंग प्राइस लेना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हमेशा जीपी का रेशियो होता है जीपी डिवाइड बाय सेल इनटू 100, पर एडजस्टेड सेलिंग प्राइस में अगर कभी भी जीपी कैलकुलेट करोगे तो यहां पे जो फॉर्मूला है वो लेना पड़ेगा, जीपी डिवाइड बाय सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस इनटू 100। और एक बार जीपी रेशियो निकालने के बाद क्या करना है पता है, जो स्टॉक एट सेलिंग प्राइस है उसमें से आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दो, तो ये आपका स्टॉक एट कॉस्ट आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब सेकंड नंबर पे इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट की बात करें, फर्स्ट तो रिवर्स फॉरवर्ड है, ये सेकंड नंबर पे अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करूं तो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। समझ में आया। तो ये डिटेल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन का अपने पास ऐसा एक फॉर्मेट रहता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, फॉर द पर्पस ऑफ वैल्यूएशन इन्वेंट्री को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री और एक होता है इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री। नॉन इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री के लिए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, और इंटरचेंजेबल इन्वेंट्री के लिए दो ऑप्शन है, या तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में लीपो फीफो वेटेड एवरेज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अकॉर्डिंग दो ही मेथड परमिसिबल है, फीफो और वेटेड एवरेज। मतलब वेटेड एवरेज मेथड आप फॉलो नहीं कर सकते, किसके अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आप लीपो फॉलो नहीं कर सकते। मतलब जिन इंडस्ट्रीज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है वो इन्वेंट्री या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से वैल्यूड कर सकते हैं या वेटेड एवरेज। समझ में आया।
तो ये ट्रू फॉल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकते हैं लीफो मेथड और AS2। तो AS2 लीफो मेथड परमिट नहीं करता है, बहुत लॉजिकल है, लास्ट इन फर्स्ट आउट फॉलो करोगे तो लेटेस्ट तो इन्वेंटरीज इश्यू हो जाएगी, पुरानी बच जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो लीफो मेथड परमिट नहीं करता है। तो जिन पे AS2 नहीं लगता है वो लीफो ले सकते हैं, बाकी लीफो नहीं ले सकते, समझे क्या? और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में कौन सा आता है? एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। कौन ले सकता है ये? रिटेलर्स। ये रिटेलर्स ले सकते हैं, वो भी तब जब उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या हो? कांस्टेंट हो। तो सबसे पहले आपको जीपी रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला ये लेना पड़ेगा, दिख रहा है तुमको? जीपी डिवाइड बाय सेल प्लस क्लोजिंग स्टॉक एट सेलिंग प्राइस, ऐसा ये यहां से निकलेगा। और फिर आपको क्या करना है, स्टॉक एट सेलिंग प्राइस में से क्या करो, जीपी माइनस करोगे तो स्टॉक एट कॉस्ट आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, आपको ईयर एंड की इन्वेंट्री चाहिए। अगर आपका अकाउंटिंग ईयर 1 अप्रैल, सुन रहे हो क्या मुझे? आपका अकाउंटिंग ईयर अगर आपका कब से 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 23 है, तो अपने को इस चैप्टर का मेन पर्पस ही यही है कि स्टॉक एज ऑन ईयर एंड डेट निकालना है। स्टॉक मतलब समझते हो? अनसोल्ड स्टॉक मतलब समझते हो क्या होता है? जो आपने खरीद लिया पर अभी तक बेचा नहीं, चाहे वो तुम्हारे पास है चाहे कहीं भी पड़ा हुआ है, जो आपके परचेज्ड गुड्स में से पर अभी तक आपने बेचा नहीं है, वो आपके लिए क्या स्टॉक है। तो ईयर एंड पे अगर आपको स्टॉक निकालना है तो क्या कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं पता है? आपके पास स्टॉक इन हैंड, जिसको अपन बोल सकते हैं स्टॉक इन गोडाउन होता है। हाँ, स्टॉक इन हैंड या स्टॉक इन गो डाउन, या आप इसको क्या बोल सकते हो, फिजिकल स्टॉक बोल सकते हो। उसके अलावा स्टॉक विथ कंसाइनी होता है, स्टॉक विथ कस्टमर होता है, और स्टॉक इन ट्रांजिट होता है। तो आपको क्या करना है, स्टॉक इन ट्रांजिट की कॉस्ट, स्टॉक विथ कस्टमर की कॉस्ट, स्टॉक विथ कंसाइनी की कॉस्ट और स्टॉक इन हैंड फिजिकल स्टॉक की कॉस्ट को ऐड करोगे तो ये आपको मिलता है टोटल स्टॉक। तो अपने को क्वेश्चन में क्या होता है पता है? ये सब दिए हुए होते हैं कि इन ट्रांजिट कितना है या कस्टमर के पास ऑन अप्रूवल कितना है, ऊंगो मत, और कंसाइनी के पास कितना अनसोल्ड है, ये सब क्वेश्चन में क्या होता है? गिवन होता है। आपको चाहिए होता है 31 मार्च का फिजिकल स्टॉक। और इशू क्या आता है? इशू क्या आता है प्रैक्टिकली? बहुत सी बार ऐसा होता है कि 31 मार्च को हम लोग स्टॉक काउंट नहीं कर पाते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे की किसी डेट में जाके स्टॉक काउंट करते हैं। जैसे आपने क्या किया, मान लो 10 अप्रैल को स्टॉक काउंट किया, तो आपके पास फिजिकल स्टॉक कौन सी डेट का है? 10 अप्रैल का है। उससे तुमको 31 मार्च का क्या करना है, फिजिकल स्टॉक निकालना है। इस केस में आपको रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा और आपको स्टोर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कहां से कहां तक बताओ? 1 अप्रैल से लेके 10 अप्रैल के बीच में 10 दिन का क्या करना है, स्टोर अकाउंट बनाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस 10 दिन का इन्वेंट्री इनफ्लो और उस 10 दिन का इन्वेंट्री आउटफ्लो लेना है। तो मेरे एग्जांपल में आपको 1 अप्रैल का स्टॉक निकालना है और आपके पास 10 अप्रैल का स्टॉक क्या होता है, गिवन होता है। तो आप ये 10 दिन में जितना भी क्या हुआ, आउटफ्लो हुआ है, चाहे वो सेलिंग प्राइस पे हो या कॉस्ट पे हो, वो लिख लो। और 10 दिन में जितना भी इनफ्लो हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं है परचेज है सेल है क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या करना है, कितना इनफ्लो और कितना आउटफ्लो है। तो 10 दिन में जितना भी आउटफ्लो हुआ है गुड्स का, चाहे वो सेलिंग प्राइस पे हो चाहे कॉस्ट पे हो, वो लिख लो। और 10 दिन में जितना भी गुड्स का इनफ्लो हुआ है, चाहे वो इस दिन में, इस 10 दिन में खरीदा, इसके पहले खरीदा या इसके बाद में खरीदा, पर ये 10 दिन में अगर कुछ आया तो आपको इनफ्लो में लेना पड़ेगा। समझ गए? ये जो भी इनफ्लोज हुए आप उनको कॉस्ट पे ले लो। अब मुद्दा ये आता है कि आपके पास, जो ढंग से सुनो, आपके पास 10 अप्रैल का स्टॉक किस पे, कॉस्ट पे। आपको 1 अप्रैल का जो स्टॉक निकालना है, आपको 1 अप्रैल का जो स्टॉक निकालना है वो भी किस पे निकालना है, कॉस्ट पे। तो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी होगा वो सब कॉस्ट पे होना चाहिए। तो जो भी आउटफ्लोस किस पे, सेलिंग प्राइस पे, उसको कॉस्ट पे लाने के लिए आपको जीपी लिखना पड़ेगा। तो जीपी कैसे निकालते हैं पता है? आउटफ्लोज एट सेलिंग प्राइस इनटू जीपी रेशियो ऑन सेल लेना पड़ेगा।
समझ में आया? और जिसको भी थोड़ी भी अक्कल है, जो जग के सुन रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो बताए, इस फिगर में ये ऐड कर रहे हो और ये आप क्या कर रहे हो, लेस कर रहे हो, ये सब लेस कर रहे हो, तो ये आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि इस फिगर में ये है और ये नहीं है। समझ गए? अब होता क्या है कि जैसे मार्च में खरीदा, ढंग से सुनना, मार्च में खरीदा 5,000 का गुड्स, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से 2,000 का गुड्स 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच में आया। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 5,000 में से, वो घर पे देख लेना, तेरे पास ही रहेंगे ये, कोई नहीं उखाड़ के ले जा रहा आज इनको। अगर आपको बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट और कॉम्प्लिकेटेड केस रहता है, अगर आपको क्वेश्चंस का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको ऐसा बोला जाता है कि मार्च में खरीदा 5,000 का गुड्स, उसमें से 2,000 का गुड्स क्या हुआ, 5 अप्रैल को आया। अब बच्चे ये नहीं समझ पा, उनको ये तो पता चल रहा है कि 2,000 का जो गुड्स है वो क्या हुआ, आया है। तो आप यहां पे 2,000 लिख रहे हो, वो तो समझ में आ रहा है ना? पर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि 31 मार्च के दिन कितना गुड्स इन ट्रांजिट है। तो इसमें गुड्स इन ट्रांजिट 2 ही है, बाकी 3 का क्या हुआ, आ गया वो। अब बीआरएस में भी वही केस होता है, अपन बोलते हैं कि भैया मार्च में चेक इशू किए 50,000 के, उसमें से 10,000 के अप्रैल में आए, तो बाकी 40,000 के क्या हुए, मार्च में आ गए ना। तो जो मार्च में खरीदा हुआ जो गुड्स अप्रैल में आया वो इन ट्रांजिट है, बाकी मार्च का मार्च में आ गया। सुना? अब ढंग से सुनना, इसी को मैं अगर ऐसा बदल दूं कि मार्च में 5,000 का गुड्स खरीदा, मार्च में 5,000 का गुड्स खरीदा, उसमें से 2,000 का गुड्स 4 अप्रैल को आया और 3,000 का गुड्स अभी भी नहीं आया, तो यहां तो 2 ही आएगा, यहां तो 2 ही आएगा, क्योंकि इनफ्लो 2 का ही हुआ है। पर जब आप 31 मार्च के दिन स्टॉक इन ट्रांजिट लोगे तो 5,000 का आएगा। तो आपको 31 मार्च के दिन का स्टॉक इन ट्रांजिट लेना पड़ेगा। और एक इशू ये भी रहता है कि 1 से 10 अप्रैल के बीच में परचेज किया 10,000 का, 1 से 10 अप्रैल के बीच में परचेज किया कितना, 10,000 का। सुन रहे हो? उसमें से 2,000 का गुड्स अभी भी नहीं आया। तो आपको आपको पता होना, तो अपन ऐसे लिखते हैं, परचेज कितना 10,000, उसमें से गुड्स इन ट्रांजिट है कितना 2,000, तो यहां तो 8 ही आएगा। पर ये 2,000 कुल मिला के 31 मार्च का गुड्स इन ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि 1 से 10 के बीच में खरीदा और उसमें से तुमको 2 अभी भी नहीं मिला, तो वो गुड्स इन ट्रांजिट है पर 10 अप्रैल का है। हाँ, अगर मुझे 10 अप्रैल का टोटल स्टॉक निकालना है तो मैं उसको ले सकता हूं। समझे क्या? और कभी कभी इशू ये भी हो जाता है कि आपका जो ईयर एंड है वो 31 मार्च 23 का है, और अपने को पहले ही पता है, क्या पता है पहले ही तुमको, कि अपन अपन काउंट नहीं करेंगे। तो अपन ने क्या किया, मान लो 23 अप्रैल को ले लिया, तो फिर आपको इस केस में जो स्टोर अकाउंट बनाना है ना, वो तुमको 23 अप्रैल से लेके 31 मार्च के बीच का बनाना पड़ेगा। और इस केस में आपको, सॉरी 23 मार्च, सॉरी 23 मार्च, तो आपको 23 मार्च का जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है, जो गिवन है वो ओपनिंग स्टॉक है, और आपको 31 मार्च का क्या करना है, क्लोजिंग निकाल। अब इस केस में ये 7-8 दिन का जो भी इनफ्लो है वो लेना पड़ेगा, और जो भी आउटफ्लो है वो लेना पड़ेगा, चाहे वो सेलिंग प्राइस पे हो चाहे कॉस्ट पे हो। और जो आउटफ्लो सेलिंग प्राइस पे, उसका आपको जीबी लेना पड़ेगा। अब इस केस में मैं बोलूं कि 10,000 का गुड्स खरीदा, 2,000 अभी भी इन ट्रांजिट है, मतलब यहां कितना आएगा, 8,000। और ये जो 2,000 है ना, अब ये 31 मार्च के दिन क्या है, गुड्स इन ट्रांजिट। तो अगर आप ठंडे दिमाग से ये फाइंड आउट कर पा रहे हो कि इनफ्लोज क्या है और आउटफ्लोज क्या है, तो आप फिजिकल स्टॉक निकाल लोगे। उसके अलावा आपको ढूंढना पड़ेगा कि ईयर एंड पे गुड्स इन ट्रांजिट कितना है, या ईयर एंड पे स्टॉक विद कस्टमर कितना है, या ईयर एंड पे
स्टॉक विद कंसाइनी कितना है, ये आपको उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा इफ क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट टोटल इन्वेंट्री। भाई फिजिकल स्टॉक बोला है मतलब फिजिकल स्टॉक निकालना है, और बोल रहे हैं फाइंड आउट वैल्यू ऑफ स्टॉक, दैट मींस आपको क्या करना है, टोटल स्टॉक निकालना है। समझ में आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉन्सेप्चुअल, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं पूरे फाउंडेशन अकाउंट्स में ही बोल दूं ना तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसमें लॉजिक कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, बस ये ट्रिक है, इस ट्रिक को आपको यूज करना है। अब आप कितना तुम लोग इसको परफेक्शन में लेके आते हो वो तुम्हारे ऊपर है। समझ में आया? आप 2-3 बार करोगे तो पक्के से आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कैसे करना है, पर हाँ प्रैक्टिस तो चाहिए कि उसके बिना होगा नहीं। समझे क्या? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट और एक लास्ट पॉइंट था ये वाला, पीरियोडिकल सिस्टम में जब आप एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री काउंट करते हो, सुन रहे हो, और परपेचुअल सिस्टम में जब आप कंटिन्यूसली इन्वेंट्री काउंट करते हो तो क्या होता है, डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस बताओ, सबसे मेजर क्या है? सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि पीरियोडिकल सिस्टम में इन्वेंट्री अपन काउंट करते हैं और सीओजीएस बैलेंसिंग फिगर होता है। तो लॉस जैसा कुछ भी अगर हुआ तो वो सीओजीएस का पार्ट होता है, और कंटिन्यूस मेथड में स्टॉक बैलेंसिंग फिगर होता है। सीओजीएस तो डायरेक्टली मिल जाता है, स्टॉक बैलेंसिंग फिगर होता है, इसलिए अगर कोई इन्वेंट्री वगैरह लॉस होती है तो वो स्टॉक का पार्ट होता है। बाकी नॉर्मल है। अगर आप इन डिफरेंसेस की बात करो तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन पर बेस्ड है, ये बुक रिकॉर्ड्स पर बेस्ड है ना। उसके बाद ये जो सिस्टम है कौन सा, पीरियोडिकल, ये एज ऑन डेट, मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आपको क्या बताएगा, इन्वेंट्री और सीओजीएस बताएगा, और ये आपको क्या करेगा, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द इन्वेंट्री एंड सीओजीएस। उसके बाद यहां क्या निकालते हैं, पीरियोडिकल सिस्टम में क्या निकालते हैं, इन्वेंट्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और सीओजीएस क्या होता है, बैलेंसिंग फिगर होता है। जबकि कंटिन्यूस सिस्टम में सीओजीएस डायरेक्ट मिल जाता है, इशू वाला कॉलम, और इन्वेंट्री बैलेंसिंग फिगर होती है। इसीलिए यहां पे जो लॉस है ना वो सीओजीएस का पार्ट है, और यहां पे जो लॉस है वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर पीरियोडिकल सिस्टम में इन्वेंट्री काउंट करनी फिजिकली तो आपको तब तक बिजनेस बंद करना पड़ेगा जब तक इन्वेंट्री काउंटिंग कंप्लीट नहीं होती। और यहां पे आप बिना बिजनेस को डिस्टर्ब किए, बंद किए भी इन्वेंट्री काउंट कर सकते हो कंटिन्यू सिस्टम में। समझ गए? और बाकी ठीक है, ये सिंपल और लेस एक्सपेंसिव है, साल में 2-3 बार ही करना है। ये क्या है, कंटिन्यूस इन्वेंट्री काउंटिंग कॉस्टलियर है ज्यादा। समझ गए? और बाकी इसमें आप इन्वेंट्री कंट्रोल नहीं कर सकते, बाकी इसमें आप इन्वेंट्री कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स, ये तीनों पॉइंट। समझ में आया? तो ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितना भी अपन ने पढ़ा प्रैक्टिकली, फीफो लिफो वेटेड एवरेज, स्टोर लेजर इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और बाकी तो वही रिवर्स एंड फॉरवर्ड से फिजिकल स्टॉक निकालना और उसमें उस पर्टिकुलर डेट के अदर इन्वेंट्रीज को ऐड करके टोटल स्टॉक निकालना, वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आया?